अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हमारी यूनिवर्स की, हमारी कायनात की सिर्फ एक करेंसी है और उसे एनर्जी कहा जाता है। जब एक चीता हिरन का शिकार करता है तो वो एनर्जी की तलाश में होता है। जिस स्पीशी को दुनिया में एनर्जी मिलना बंद हो जाती है वो आहिस्ता आहिस्ता मादूम हो जाती है, खत्म हो जाती है, इंस्टिंक्ट हो जाती है। इसलिए एनर्जी की तगोदो में इंसान हमेशा से लगा हुआ है। इस एनर्जी के खेल में कार्बन पल्स बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि हम ज्यादातर एनर्जी दुनिया में कार्बन से लेते हैं। हमारी दुनिया को एक बैटरी की सूरत में देखा जा सकता है, बिल्कुल एक सेल की तरह। जिस तरह सेल चार्ज होता है और फिर डिस्चार्ज होता है, हमारी दुनिया में भी एनर्जी आती है और उस एनर्जी को हम कंज्यूम करते हैं। तो दुनिया की एनर्जी की चार्जिंग होती है और फिर इंसान उसे आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज करते रहते हैं। हमारी दुनिया की चार्जिंग फोटोसिंथेसिस से होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए पौधे बनते हैं और पौधों को इंसान और जानवर दोनों खाते हैं। जब पौधे और इंसान और दूसरे जानदार मर जाते हैं तो वो हाइड्रोकार्बन की सूरत में ज़मीन में महफूज हो जाते हैं। एनर्जी हाइड्रोकार्बन में मौजूद होती है और आहिस्ता आहिस्ता हम ही इस एनर्जी को ज़मीन से निकाल रहे हैं। तो हम ज़मीन को डिस्चार्ज कर रहे हैं। क्या ज़मीन उतनी तेज़ी से एनर्जी ले पा रही है जितनी तेज़ी से हम इसे डिस्चार्ज कर रहे हैं? एक तखमीने के मुताबिक इस वक्त हम ज़मीन को, अगर ज़मीन एक बैटरी है, मिलियंस ऑफ टाइम, लाखों गुना ज़्यादा तेज़ी से डिस्चार्ज कर रहे हैं, जो कि उसकी चार्जिंग की कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि हम दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी बैटरी की तरह इस्तेमाल करते जा रहे हैं जिसका आखिर डिस्चार्जिंग पर है, वो ख़त्म हो जाएगी। दुनिया के इस बहुत बड़े अलमिया के पीछे हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स जब से हमें मिले, हमें कोयला मिला, हमें तेल मिला, हमें गैस मिली, हमारी इकोनॉमी बनना शुरू हो गई। हमने कार्बन से एनर्जी हासिल करना शुरू कर दी और इसे कार्बन पल्स कहा जाता है। यह एनर्जी हमें टेम्परेरी तौर पर, वक्ती तौर पर मिली, लेकिन शायद हमने ये समझा कि यह एनर्जी हमेशा के लिए हमारे पास मौजूद होगी। लो क्वालिटी एनर्जी भी हमें दस्तयाब है, लेकिन अगर एक शेर को हाथी नज़र आता है तो उसे एनर्जी तो नज़र आती है, लेकिन उसे एहसास होगा कि इस एनर्जी को हासिल करने के लिए मुझे इससे भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। यानी इस एनर्जी का मुझे उतना फ़ायदा नहीं है, इसकी यूटिलाइजेशन उतनी ज़्यादा नहीं है, मुझे कम एनर्जी चाहिए और मेरी जो इनपुट है, जो मुझे एनर्जी हासिल करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए शेर अमूमन अकेले हाथियों का शिकार नहीं करते। यही तरीक़ाकार इंसानों ने भी अपनाना है। इस वक्त एनर्जी के रिजर्वायर कम होते जा रहे हैं और एक वक्त ऐसा आएगा कि एनर्जी को निकालने के लिए, एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए जो एनर्जी दरकार होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और वो वक्त ऐसा होगा कि जब हम एनर्जी का यूजेज नहीं कर सकेंगे। ये एक अलमिया है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं और इसे एनर्जी डिप्लीशन फेज कहा जाता है। जब तेल नया नया निकला तो उस वक्त बहुत थोड़ी एनर्जी लगाकर हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते थे, इसलिए एनर्जी की कार्बन पल्स बहुत वायबल थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम एनर्जी के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। एनर्जी जब हमें मिली तो हमने उससे टेक्नोलॉजी हासिल की, हमने मटेरियल साइंस और एनर्जी को जब इकट्ठा किया तो हमें हवाई जहाज़ मिले, हमें ट्रेन्स मिली, हमें गाड़ियाँ मिली, हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें, इन्वेंटिव किस्म की चीज़ें मिली जो कि आज हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ज़राअत में भी एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। ज़राअत वो शोबा है जो कि हमें एनर्जी देने के लिए हम उसे इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन आज की ज़राअत एनर्जी पे चल रही है, यानी ऑयल पे चल रही है। अगर ऑयल ख़त्म हो जाए तो हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं होगी खाने की सूरत में, क्योंकि ज़राअत पॉसिबल नहीं रहेगी। ट्रैक्टर हो, थ्रेशर हो या ट्यूबवेल हो, ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जिन्हें एनर्जी की ज़रूरत है। तो हम उस शाख को काट रहे हैं जिस पर हम खुद ही बैठे हुए हैं, क्योंकि जब एनर्जी बहुत ज़्यादा वायबल हुई, आसान थी, चीप थी, सस्ती थी, तो इंसान की पॉपुलेशन एकदम बढ़ना शुरू हो गई। आप देखिए 18वीं सदी से किस तरीके से हमारी पॉपुलेशन एकदम एक्सप्लोड हुई है, एक धमाका हुआ है पॉपुलेशन का, क्योंकि हम बहुत कम एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी हासिल कर सकते थे। एफर्ट कम थी और गेंस बहुत ज़्यादा थे, हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई। लेकिन इस पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए, हमेशा इसको आगे लेकर जाने के लिए एनर्जी कम होती जा रही है दुनिया में। जब ये पॉपुलेशन बढ़ी और हमें सनतों की और इंडस्ट्रियलाइजेशन की आदत पड़ी, तो हमने इस एनर्जी को जो कि ज़मीन के अंदर मौजूद है, इस तरीके से
दिखाना शुरू कर दिया, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जैसे एक नॉन दौलती के पास पैसा आता है। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि इस वक्त जब ये वीडियो बन रही है तो हवा में 12,000 से 14,000 जहाज उड़ रहे हैं। आप तस्वीर में देखें तो आपको पता चले कि हमारी दुनिया की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने जिस बेदर्दी से एनर्जी का इस्तेमाल किया, उसकी एक शक्ल आपको हवाई जहाज़ों में नज़र आती है। इसी तरीके से इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं तो कई हज़ार, 50,000 से 1 लाख के बीच में मुख्तलिफ सर्वेज ये कहते हैं इस वक्त शिप हैं, बहरी जहाज़ हैं जो कि समंदरों में तैर रहे हैं और वह सब के सब ऑयल पर चल रहे हैं। तो हम किस तरीके से एनर्जी को ज़ाया कर रहे हैं और शायद हम अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच नहीं रहे। याद रखिए कि आज जो एनर्जी आपकी दोस्त है, इसमें एक बहुत बड़ी खामी है और वो खामी ये है कि एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो आ सकती है, लेकिन इसे पैदा नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारे पास ज़मीन में जो एनर्जी है, उसकी वैल्यू, उसकी जो अहमियत है वो और भी बढ़ जाती है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमारी तरक्की का मदार एक ख़ास किस्म के मफरूज़े पर है और वो मफरूज़ा ये है कि ये एनर्जी हमेशा ऐसे ही रहेगी। हमने ये मफरूज़ा हाइपोथेसिस बनाया हुआ है कि ये जो एनर्जी है जो हाइड्रोकार्बन से हमें मिल रही है, ये पल्स नहीं है, ये कार्बन पल्स नहीं है, बल्कि ये हमेशा सस्टेनेबल एनर्जी है और हमें ये तेल हमेशा मिलता जाएगा। और इसकी बेसिस पर ही हमने अपनी इंडस्ट्री को, इस वक्त जो इंडस्ट्री हमारी मौजूद है, उसे तैयार किया है। लेकिन यहाँ पर हमारी खाम ख्याली है कि ये एनर्जी हमेशा रहेगी। अब आहिस्ता आहिस्ता इंसानियत को एहसास हो रहा है कि ये एनर्जी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। हमारे पास जो अच्छे रिजर्वायर्स थे एनर्जी के, वो ऑलरेडी हम इस्तेमाल कर चुके हैं। बहुत से मुल्कों में शायद अब भी कुछ रिजर्वायर्स अच्छे हों जो कि बहुत गरीब हैं, पसमानदा हैं, लेकिन ज़्यादातर मुल्कों से ये रिजर्वायर निकाले जा चुके हैं। और जब हम इस एनर्जी का बेदरीग इस्तेमाल करते हैं तो ये कई दो हैकल चीज़ों को पैदा भी करती है। उनमें एक क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है और उसके साथ साथ हम दूसरी स्पीशीज़ को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं, हम जंगलों को काटना शुरू कर देते हैं क्योंकि इंसान की पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन जिस दिन इस एनर्जी की पल्स का ख़ात्मा होगा, जिस दिन हमें कार्बन मिलना ख़त्म होगा जो कि बहुत करीब है, तब हमें एहसास होगा कि हमने जो इतनी बड़ी आबादी बना ली है, इसे सस्टेन नहीं किया जा सकता। ये आबादी सर्वाइव नहीं कर सकती और उस वक्त इंसानों को एक दूसरे के साथ compete करना पड़ेगा बहुत ही शिद्दत के साथ, ताकि वो ज़िंदा रह सकें। और इसलिए इस पल्स ने ख़त्म होना है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला फ्यूचर में इंतज़ार कर रहा है। हाँ, इसका एक हल ये है कि हम और प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करें और वहाँ पर जाकर रहना शुरू कर दें, जिस पर हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद हमारी स्पीड एनर्जी के इस्तेमाल करने की ज़्यादा है और हमारी रफ्तार दूसरे प्लैनेट्स पर जाने की बहुत कम है और ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है जो कि हमारी तरफ आ रहा है। कार्बन पल्स ख़त्म होने जा रही है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिए।